Namaskar friends, welcome to SCKG Studies and SCKG 2.22 YouTube चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम ESI एक्ट के चैप्टर 8 का पार्ट 2, चैप्टर 8 के पार्ट 1 हम स्टडी कर चुके हैं, सेक्शन 87 से लेकर के 93 तक। ये एक मिसलेनियस चैप्टर है। जो कोई भी प्रोविजन अप टू चैप्टर 7 नहीं प्रोवाइड किए गए हैं वो सब यहाँ पर चैप्टर 8 में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो ये मिसलेनियस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सेक्शन 93 में हमने देखा ESI के ऑफिसर्स एंड स्टाफ को पब्लिक सर्वेंट के श्रेणी में रखा गया है, राइट। यहाँ पर जो पार्ट 2 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 93A से लेकर के 94A तक एंड 99 से लेकर के 100 तक। हम ऐसा बीच वाला प्रोविजन हम अभी दूसरे सेशन के लिए रख रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे ये चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 ये जो मिसलेनियस है ये थोड़ा सा आप छोटा फॉन्ट है, बाहर दिखा देता हूं। देखिए 87 से लेकर के 93 तक इसकी चर्चा हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है अवश्य देखें, क्योंकि उसमें एग्जेम्पशन, विभिन्न प्रकार के एग्जेम्पशन के बारे में चर्चा की हुई है, मिसयूज ऑफ बेनिफिट के बारे में चर्चा की हुई है, राइटिंग ऑफ लॉसेस के बारे में चर्चा की हुई एंड कॉर्पोरेशन ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स टू बी पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में चर्चा की हुई है। इसके अलावा भी पब्लिक सर्वेंट जो वो आईपीसी में डिफाइन किया जा रहा है सेक्शन 21 में। सो पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में कौन कौन आते हैं ये भी पार्ट 1 में डिस्कस किया जा चुका है। यहाँ पर पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम एक्सक्लूसिवली 93A, 94, 94A ये तीन हो गए एंड देन मेडिकल केयर फॉर फैमिलीज ऑफ इंश्योर्ड पर्संस, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज एंड रिपील एंड सेविंग्स। मुख्यतः इन्हीं 6 सेक्शंस की चर्चा हम इस सेशन में करने जा रहे हैं। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, सेपरेट क्लास विल बी देयर। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, separate class is there, and power of corporation to make regulations, separate class is there। यहां पर भी आप देख सकते हैं जब जब गवर्नमेंट बनाएगी, पार्लियामेंट जो कुछ भी फ्रेम करती है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कुछ भी बनाती है उसको रूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और डिपार्टमेंट, हमारे यहाँ डिपार्टमेंट क्या हो गया, कॉर्पोरेशन। सो डिपार्टमेंट जो कुछ भी बनाती है वो रेगुलेशन हो जाता है, राइट। तो इन तीनों की चर्चा हम अलग अलग क्लासेस में करेंगे। अभी हम 93A, 94, 94A, 99, 99 एंड 100 की चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से इसलिए सुनेंगे क्योंकि 93 जो है, 93 का बहुत ही यूसेज आता है। क्या होता है कॉर्पोरेट जगत में, सेल, गिफ्ट, लीज, लाइसेंस, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब चलता रहता है। इट्स ए पार्ट ऑफ बिजनेस। कहीं पे एक्विजिशन होता है, कहीं पे एमलगमेशन होता है, कहीं पे ट्रांसफर होता है। इट्स ए पार्ट ऑफ बिजनेस। प्रश्न ये उठता है कि अगर कहीं पे ट्रांसफर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है तो क्या उसकी लायबिलिटी भी ट्रांसफर हो जाती है? क्या ESI के कंट्रीब्यूशन वगैरह जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर हो जाती है, या उसके बारे में एक्ट साइलेंट है? इसके लिए हमें 93A को डिस्कस करना है। 93A का हेडिंग ही है लायबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, वेयर एन एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू ए फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट, इन रिलेशन टू फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट दोनों के बारे में है।
ट्रांसफर्स दैट फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट। सो यहां पर क्लियरली क्या है, ट्रांसफर ऑफ द फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट है, इन होल और इन पार्ट, चाहे वो पूर्णतः ट्रांसफर कर रहे हो या उसके कुछ पार्ट ट्रांसफर कर रहे हो। किस तरीके से ट्रांसफर, बाय सेल, गिफ्ट, लीज और लाइसेंस और एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर, और भी किसी भी तरीके से अगर ये ट्रांसफर ऑफ फैक्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट होता है तो the employer and the person to whom the factory or establishment is so transferred, so जिनको, जिस एम्प्लॉयर को एंड जिस पर्सन को फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट ट्रांसफर किया गया है, मैं मोटा मोटी तौर पर कहूं कि सेलर नहीं, जो बायर है, ट्रांसफर्ड मीन्स थोड़ी देर के लिए उसको बायर मान लीजिए। सो बायर शैल ज्वाइंटली एंड सेवरेबली द एम्प्लॉयर and the person to whom the factory or establishment is so transferred. So employer भी और बायर भी, देखिए सेलर और बायर दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, वेयर एन एम्प्लॉयर यहाँ लिख दिया ना। सो यहाँ पर जो लाइबिलिटी हो रही है वो सेलर और बायर दोनों की शैल ज्वाइंटली एंड सेवरेबली भी लायबल। सो दोनों इकट्ठे भी लायबल होंगे एंड अलग अलग भी लायबल होंगे। मतलब लाइबिलिटी से न एम्प्लॉयर भाग सकता है और न वो पर्सन भाग सकता है जिसके लिए ये ट्रांसफर किया गया है। सो इन जनरल seller and buyer both are liable to pay the liability, to clear the liability, right, in respect of any contribution or any other amount payable under this act in respect of the periods up to the date of such transfer. ये एक लैंडमार्क पोजीशन है। लैंडमार्क पोजीशन क्या है, अप टू द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, ट्रांसफर की डेट के बाद, ट्रांसफर के डेट के बाद जो बायर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% फिक्स हो जाएगी। लेकिन ट्रांसफर के डेट से पहले जो सेलर है, जिसको एम्प्लॉयर यहां पर कह रहा है, एंड द बायर है जिनको यहां पर द पर्सन टू होम द फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट इज सो ट्रांसफर्ड कहा जा रहा है, ये दोनों ज्वाइंटली एंड सेवरेबली लायबल होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन और अदर अमाउंट पेएबल अंडर दिस एक्ट अप टू द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। उस डेट के बाद से जो न्यू ओनर हो जाएंगे, जो न्यू एम्प्लॉयर होंगे, उनकी लायबिलिटी शुरू हो जाएगी। लेकिन अप टू डेट ऑफ ट्रांसफर लायबिलिटी जो है वो प्रीवियस एम्प्लॉयर का है एंड प्रेजेंट बायर का है, दोनों का है। प्रोवाइडेड दैट लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफर शैल बी लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ असेट obtained बाय हिम बाय सच ट्रांसफर। कंडीशन ये है, कई बार लायबिलिटी बिगर हो जाती है और जो एसेट जो ट्रांसफर हुआ उसकी वैल्यू ही कम होगी। तो ऐसे में जिस व्यक्ति ने परचेज किया है, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर लिमिटेड है। ऐसा नहीं होगा कि एसेट जितना है उससे ज्यादा उसको लायबिलिटी ठोक दीजिए, उतना वो कहां से कर पाया। सो हिज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ एसेट। जो बायर है, बायर को जितना मिला हुआ है ट्रांसफर के थ्रू, up to that amount his liability can be fixed, not more than that. एक यहाँ पर कोर्ट का कमेंट है, a plain reading of section 93A of ESI Act makes it clear that the word transfer in section 93A has a different connection that transfer under the Transfer of Property Act. Hence, the purchaser of property cannot be held liable to pay ESI contribution of an establishment. देखिए ऐसा है, यहां पर तो हमने ट्रांसफर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट टर्मिनोलॉजी यूज कर दिया, बट बेसिकली ये जो ट्रांसफर वर्ड जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है पार्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1888 होगा, 1882 होगा। सो उसमें ट्रांसफर को बढ़िया से डिफाइन किया गया है और वहां पे कई प्रकार के ट्रांसफर होते हैं।
बट बेसिकली दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। समझिए, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जो ट्रांसफर वर्ड हुआ है, इट इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। यहां पर ट्रांसफर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड फैक्ट्री है। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ फैक्ट्री से अलग समझा जाए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अलग है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जिसकी भी होगी वो इंडिपेंडेंट चीज है, उसको लायबिलिटी से न जोड़ करके देखा जाए, ऐसा ये एक नागपुर का केस है, उसमें डिसाइड किया गया है। राइट, बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा 2007 में डिसाइड किया गया। क्लियरली मेंशन किया हुआ है, द परचेजर ऑफ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी हेल्ड लायबल टू पे ईएसआई कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। 94 contributions due to corporation have priority over other debts। जनरली ऐसा देखा गया है कि जितने भी एक्ट होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है डेट्स वगैरह में। होता यह है कि कंपनी, कॉर्पोरेट जगत में कंपनी का एक अपना एक ऐसा नेचर है कि जब ग्रो करती है तो बहुत अच्छे से बूम करती है, और जब कंपनी कोलैप्स करती है, गिरती है, धड़ाम से गिरती है, और ऐसी गिरती है कि वो लायबिलिटी तक क्लियर करने की कंडीशन में नहीं रहती, तो फिर उसको क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने में वो कई बार लिक्विडेशन में भी जाता है, प्रॉपर्टी को सेल भी करना पड़ता है, इंसॉल्वेंसी में भी चला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट में भी चला जाता है। तो ऐसे में जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट की बात आए, तो उसमें 94 सेक्शन 94 ये मैंडेट्स करता है कि कॉर्पोरेशन की जो लायबिलिटी होगी, कॉर्पोरेशन का जो डेट होगा, इट विल हैव प्रायोरिटी ओवर ऑल अदर क्लेम्स। ठीक है, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी कंपनी वाइंडिंग अप होगा, इंसॉल्वेंसी में जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट एंड एसेट की बात आएगी, उस कंडीशन में ईएसआई का जो कंट्रीब्यूशन है, ईएसआई का जो डेट है, ईएसआई का जो कंट्रीब्यूशन है, वो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। सबसे पहले इसको क्लियर किया जाएगा, इसके बाद बाकी क्लेम को, बाकी डेट को क्लियर किया जाएगा। ऐसा इस एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है। टू बी पेड इन प्रायोरिटी टू ऑल अदर डेट्स, उसके पास बैंक के भी डेट होंगे, कुछ नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भी डेट्स होंगे, इन सब के ऊपर हमारे कंट्रीब्यूशन की प्रायोरिटी फिक्स की गई है सेक्शन 94 के द्वारा। राइट, 94A एक अलग से इनेबलिंग सेक्शन है, और इसमें डेलीगेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं। किसका पावर, कॉर्पोरेशन का एंड स्टैंडिंग कमिटी का। कॉर्पोरेशन एंड स्टैंडिंग कमिटी, यही दो पावरफुल एजेंसीज हैं, यही दो पावरफुल मशीनरीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज है, जिनको ईएसआई स्कीम इंप्लीमेंट करने का ड्यूटी भी दिया गया है, पावर भी दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है। तो कॉर्पोरेशन और स्टैंडिंग कमिटी ये चाहे तो अपने कोई, चाहे फुल पावर या अपने कोई भी पावर, अपने फंक्शन, इट मे बी delegated delegated to any officer or authority subordinate to the corporation. Corporation and standing committee may delegate its powers to any officer or authority subordinate to corporation. So यहां से हमारे पास वो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स है ना, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स जो है वो एक्ट है, वो रूल बुक है, वो अलग है। यहां पर ईएसआईसी में डेलीगेशन क्या क्या हो रहा है,
जेडी को क्या पावर दिए गए, डीडी को क्या पावर दिए गए, डायरेक्टर को क्या पावर दिए गए, ये डेलीगेशन हुआ है। तो ये जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स है ये कहां से आते हैं? 94A से। कौन डेलीगेट कर सकते हैं? कॉरपोरेशन भी डेलीगेट कर सकती है एंड स्टैंडिंग कमिटी भी डेलीगेट कर सकती है। किसको डेलीगेट करेगी? एनी ऑफिसर और अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द कॉरपोरेशन। सो कॉरपोरेशन के सबऑर्डिनेट अथॉरिटी कौन कौन सी हो सकती है? इंश्योरेंस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, इन लोगों को डेलीगेशन ऑफ पावर किया जा सकता है, ऐसा सेक्शन 94A में मेंशन किया। एंड दे विल एंड दैट पावर विल बी एक्सरसाइज्ड बाय देम। ठीक है, ये होता है, ये प्रैक्टिस में है। आपका चैनल इससी के स्टडीज, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के बीच में शेयर भी किया करें। और यस, आप में से बहुत विद्वान लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालते हैं, हमारा मनोबल भी बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हमें अच्छा लगता है। आप उसमें जैसा डालेंगे उसके अनुसार हम अपने क्लासेस को, फ्यूचर क्लासेस को मॉडिफाई भी करते हैं, राइट। अब आ गए सीधे 99, मेडिकल केयर फॉर द फैमिलीज ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन at any time when its funds so permit. The corporation may provide or contribute towards the cost of medical care for families of the insured persons. आपको ये पढ़ने में, सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, अटपटा लग रहा होगा, पेक्यूलियर लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मेडिकल केयर हम आईपी को देते हैं उसी तरीके से मेडिकल केयर हम फैमिलीज को भी देते हैं। हम तो कभी डिफ्रेंशिएट किए करते ही नहीं। लगभग 99% केसेस में मेडिकल केयर हम आईपी का भी करते हैं, मेडिकल केयर हम फैमिली का भी करते हैं। 99 में ऐसा क्यों लिखा हुआ है? तो इनिशियली जब सेटअप हुआ ईएसआई कॉरपोरेशन, तो हमारे पास रिसोर्सेस की कमी थी। तो रिसोर्सेस की कमी थी तो हमने प्रायोरिटी दी इंस्टीट्यूट पर्सन के मेडिकल केयर का, और फैमिली के मेडिकल केयर को हमने सेकेंड प्रायोरिटी दी। लेकिन प्रोविजन ये बनाया गया कि जैसे हमारे फंड पोजीशन ठीक हो जाएंगे, हमारे रिसोर्सेस मजबूत हो जाएंगे, तब हम न सिर्फ आईपी बल्कि उनके फैमिली को भी मेडिकल केयर प्रोवाइड करेंगे। वही प्रोविजन यहां पर दिया हुआ। इसको इसलिए नहीं हटाया जा रहा है ताकि ये रिलेवेंट है, इसके चलते हम कहीं ना कहीं, आप देखेंगे डेंचर वगैरह है ना, तो डेंटल केयर से रिलेटेड डेंचर वगैरह का प्रोविजन आईपी के लिए है, उनके फैमिलीज के लिए नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है ना, उस डिफरेंशिएशन के लिए ही इस सेक्शन को बनाए रखा गया है, नहीं तो ये सेक्शन रिपील हो गया होता, डिलीट हो गया। लेकिन अभी भी थोड़े बहुत 1%, 1.5% मान लीजिए, आईपी और इनके फैमिली के मेडिकल केयर में कुछ डिफरेंसेज हैं। बट एक्ट इंपावर करता है कॉरपोरेशन को कि जैसे जैसे फंड पोजीशन इंप्रूव होते जाए, families of the insured person should also get medical care properly, right? तो ये जो है लेटेस्ट प्रोविजन है। इससे पहले क्या प्रोविजन था? इससे पहले ये चेंज हुआ है 89। 89 से पहले क्या था? इनहेंसमेंट ऑफ बेनिफिट्स। ये 99 का नाम था इनहेंसमेंट ऑफ बेनिफिट। कई बार एमसीक्यू में पुराना वाला भी पूछ लेते हैं। At any time when its funds so permit, the corporation may enhance the scale of any benefit admissible under this act and period for which such benefit may be given and provide to contribute towards the cost of medical care of families of insured person। देखिए सेम टर्मिनोलॉजी है, contribute towards the cost of medical care for the family, सेम टर्मिनोलॉजी है, बस इसको मॉडिफाई कर दिया गया है 89। ये देखिए
एट एनी टाइम व्हेन इट्स फंड सो परमिट, यहां पर भी है, यहां पर भी, लास्ट वाला यहां पर भी, यहां पर भी, बस बीच में मे इनहेंस द स्केल ऑफ बेनिफिट। सो पहले स्केल ऑफ बेनिफिट कम थी, उसको इनहेंस करने का प्रोविजन दिया गया था, अब उसको हटा दिया गया है। सो ये अब रिपील हो चुका है, एंड दिस इज द एग्जिस्टिंग may provide or contribute towards the cost of medical care for families of insured person। ठीक है। 99A पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। क्या होता है, एक एक्ट जो होते हैं उसके इंटरप्रिटेशन वेरी करते हैं, हर आदमी अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करता है, तो कहीं ना कहीं उसका कंक्लूजन तो होना चाहिए ना, सम पावर शुड बी देयर, सम अथॉरिटी शुड बी देयर व्हिच कैन फिक्स, नो दिस इज द ओनली इंटरप्रिटेशन। वो पावर 99A में सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। वो पावर 99A में सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। क्या है? इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेज इन गिविंग इफेक्ट इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट। सो कहने का मतलब ये है कि अगर एक्ट के किसी प्रोविजन को इंटरप्रेट करने में, अंडरस्टैंडिंग करने में, समझने में वेरियस इंटरप्रिटेशंस आ रहे हैं, कई प्रकार के उसमें मीनिंग निकल रहा है, मल्टी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ऑफिशियल गजट पब्लिश करके, और उसका जो एक्चुअल मीनिंग है, जो उसका एक्चुअल इंटरप्रिटेशन है, उसको वो पब्लिश कर सकती है। क्या? नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। कुछ ऐसा ये नहीं इंटरप्रिटेशन करेंगे जो एक्ट के अगेंस्ट में हो, जो एक्ट से मिलता जुलता हो, वैसा जो नेसेसरी हो, जो एक्सपेडिएंट हो, फॉर व्हाट? फॉर रिमूविंग ऑफ द डिफिकल्टीज। किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, राइट? Any order made under this act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith in any rules or regulation made। So जो भी रूल या रेगुलेशन, रूल नहीं बोलेंगे इसको, इंटरप्रिटेशन बोलेंगे, जो भी इंटरप्रिटेशन ये ऑफिशियल गजट के द्वारा पब्लिश किया जाएगा, इसकी वैल्यू एक्ट के बराबर ही मानी जाएगी, राइट? अब आ गए हम सेक्शन 100 में। सेक्शन 100 का हेडिंग है रिपील एंड सेविंग्स। देखिए क्या होता है, रिपील एंड सेविंग प्रोविजन तब की आवश्यकता पड़ती है जब इससे पहले इससे मिलते जुलते प्रोविजन एग्जिस्टेंस में रहे। और ये तो सत्य है ना कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से इंडस्ट्रीज भी बढ़े और इंडस्ट्रियल वर्कर भी बढ़े, एम्प्लॉयज भी बढ़े, तो कई प्रकार के प्रोविजन, बेनिफिशियरी प्रोविजन, कई प्रकार के बेनिफिट्स उनको अलग अलग रूल्स के द्वारा, रेगुलेशन के द्वारा, एक्ट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते थे। उन सबको रिपील करने का ये प्रोविजन है सेक्शन 100। क्या लिख रहे हैं? इफ इमीडिएटली बिफोर द डे ऑन विच दिस एक्ट कम्स इनटू फोर्स। ये ईएसआई एक्ट कब से फोर्स में आया है? कमेंट बॉक्स में डालेंगे। कब पास हुआ वो लिखा हुआ है एक्ट में सबसे ऊपर, कब फोर्स में आया कमेंट बॉक्स में डालेंगे। Immediately before the day on which this act comes into force in any part of the territories which immediately before the 1st November 1956। ये एक क्रूशियल डेट है इंडियन डेमोक्रेसी में। 1st November 1956 is a crucial date in the Indian democracy। क्या क्रूशियल डेट है भाई, जानना चाहेंगे? आइए देख लीजिए। 1st November जो है, November 1st, 1956 was the day when India reorganized its states and union territories based on the State Reorganization Act। आंध्र प्रदेश में एक लीडर हुआ करते थे,
और वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग से स्टेट चाहते थे। लंबे समय तक अनशन में रहे और अनशन में ही उनका निधन हो गया। उनके निधन होने के बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा कि ठीक रीऑर्गेनाइज करते हैं। हालांकि ये करेक्ट डिसीजन था कि नहीं, ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि किसी भी बेसिस पर इस तरीके से इंडियन फेडरल सिस्टम को डिवाइड नहीं करना था जिससे सबकी अलग अलग विविधता विविधता विच्छिन्न हो जाए। बट ये रिक्वायरमेंट थी उस समय की, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे कुछ स्टेट को फॉर्म करने पड़े। लिंग्विस्टिक बेसिस पे कुछ पार्ट को कहीं से काट करके किसी पार्ट में मर्ज करना, उसको नाम दिया गया रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। ये कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। इसमें बहुत से चेंजेस आए। इसके चलते बहुत से स्टेट के बाउंड्रीज में, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में बहुत से चेंजेस आए, लेकिन कुछ मेजर स्टेट फॉर्म भी, जैसे आंध्र प्रदेश हुआ। एंड आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट विच वाज फॉर्म्ड बेस्ड ऑन लैंग्वेज। कर्नाटक हुआ जो पहले मैसूर का पार्ट था। केरल हुआ जो मालाबार, कोचीन और ट्रेवेंकोर को मिलाकर के बनाया गया। और मध्य प्रदेश हुआ which became second largest state in India in terms of area. तो 1 नवंबर 1956 is the red letter day in the Indian history. ये वो दिन है जिस दिन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का वर्गीकरण किया गया, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। कैसे कैसे किया गया? ये आंध्र प्रदेश हुआ। आंध्र प्रदेश was the first state created on the basis of language. Andhra Pradesh came into existence on November 1st, 1956, when the state of Hyderabad was split up under the State Reorganization State Act. और आपको पता ही होगा, इसके बाद से फिर से आंध्र प्रदेश डिवाइड हो जाता है, और अभी एक आंध्र प्रदेश अलग है, तेलंगाना, राइट। Karnataka state, formerly known as Mysore, was reorganized on November 1st, 1956 by merging Kannada speaking regions, right? केरल, ये भी 1 नवंबर 1956 को हुआ बाय मर्जिंग मालाबार, कोचीन, ट्रेवेंकोर, इन सबको मर्ज करके केरल स्टेट फॉर्म किया गया। मध्य प्रदेश, it was also reorganized on November 1st, 1956. इस तरीके से, हालांकि सिर्फ यही 4 स्टेट 1 नवंबर को अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ और स्टेट भी 1 नवंबर को अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। वो 1 नवंबर 1956 नहीं है, वो किसी और ईयर में हुआ है। तो ऐसे कितने ऐसे स्टेट हैं जो 1 नवंबर को अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, राइट। चलिए प्रोविजन पे आ जाते हैं। हाँ, प्रोविजन पर आने से पहले आपका दूसरा चैनल SCKG 2.22, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। अब हम आते हैं, रिपील्स एंड सेविंग की बात कर रहे थे, सेक्शन 100 की बात कर रहे थे। तो इमीडिएटली बिफोर द डे ऑन विच दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, तो ये जो छोटे छोटे प्रोविंस बने थे जिनको रीऑर्गेनाइज किया गया, इनके यहां पर विभिन्न प्रकार के स्कीम चलते थे, उन सारे स्कीम को रिपील कर दिया। क्या लिख रहा है? स्टैंड द लॉ शैल ऑन सच डेट स्टैंड रिपील्ड। जिस दिन दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, उस दिन से, बेसिक डे याद कर लीजिएगा किस दिन सेलिब्रेट करते हैं,
On such day, all these small schemes stand repealed. कुछ कंडीशन दिया है, कुछ कंडीशन क्या दिया है? Provided that the repeal shall not affect, क्या क्या अफेक्ट नहीं करेगा? The previous operation of any such law. ऑपरेशन ऑफ एनी सच लॉ का मीनिंग होता है कि कुछ ना कुछ उस पर डिस्प्यूट थे और डिस्प्यूट के बाद से कुछ उनको पेनल्टी दिया गया, कुछ डैमेजेस इंपोज किए गए, किसी प्रकार का उन पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए, दैट कंटिन्यूड। और यहाँ पर क्लियर मेंशन हुआ है पेनाल्टी फॉर फीचर पनिशमेंट, ये सब दिए गए तो उसको ओवररूल नहीं कर सकते, दिए गए उसको करना है। एनी इन्वेस्टिगेशन और रेमेडी, किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन और रेमेडी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच पेनल्टी फॉर फीचर और पनिशमेंट दिया गया, उसको रिपील नहीं किया गया। उसको रिपील करेंगे तो अगर किसी को 6 महीना की सजा हुई थी तो सजा ही इनवैलिड हो जाएगी, दैट विल कंटिन्यू। बाकी जितने भी स्कीम थे, एक्ट थे, रूल से रेगुलेशन थे इससे रिलेटेड, दैट ऑल स्टैंड रिपील्ड on the day on which this act comes into force, right? And any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced. Any such penalty, provision and punishment may be imposed as if this act had not been passed. Previous condition का बता रहे हैं, इसको ये प्रोविजन का ही, प्रोविजो का ही पार्ट है। सो ऐसा कुछ पेनाल्टी रहा है, फॉरफीचर रहा है, पनिशमेंट रहा है, दैट विल कंटिन्यू, उसके लिए रिपीलिंग नहीं है। सो ये नॉर्मली 1 साल 2 साल के लिए ही होता है, वो सब पीरियड इज ओवर। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द सब्जेक्ट टू द प्रोसीडिंग प्रोविजन anything done or any action taken under any such law shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this act and shall continue in force accordingly unless and until superseded by anything done। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कोई एक्शन लिया गया, कोई ऐसा एक्शन लिया गया जो उस समय के लिए आवश्यक था, उसकी वैलिडिटी रहेगी। बाकी जिस दिन से ये एक्ट फोर्स में आ गया उस दिन से इससे रिलेटेड जितने भी स्कीम थे, प्रोविजन थे, दैट स्टैंड रिपील्ड। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। आपको ये सेशन कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉयिंग SCKC स्टडीज एंड SCKC 2.2 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।